मेरा नाम संगीता है। मेरा एक ही बेटा है। मेरा मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है। मैंने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया। मेरा बेटा अपना कारोबार करने लगा। वह कोशिश करता लेकिन उसका कोई कारोबार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। मैं भी अब मायूस होने लगी थी। मेरा बेटा तो दिन रात उदास रहने लगा था, लेकिन मैंने उसे समझाया कि अंकित, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, भगवान पर भरोसा रखो। एक दिन वह तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल ज़रूर देगा। और मेरी इसी बात को मानकर मेरा बेटा लगातार मेहनत किए जा रहा था। मेरे बेटे ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत जारी रखा। एक दिन मैं अपनी बहन के घर जा रही थी कि तभी मैं एक सुनसान जगह से गुजरी। चारों तरफ आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इतनी सुनसान जगह पर मेरा दिल घबराने लगा कि तभी मुझे वहां किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं एकदम से घबरा गई, लेकिन मैंने देखा कि एक लड़की जिसकी उम्र यही कोई 18-19 साल की रही होगी, अपना चेहरा घुटनों में छुपाए सिसक सिसक कर रो रही थी। मेरा दिल घबराने लगा। आखिर सुनसान जगह पर एक अकेली लड़की क्या कर रही है? पहले तो मैंने सोचा कहीं कोई पागल तो नहीं, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते मैं उसके पास गई। उसको इस वीराने में छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं हुआ। मैं उसके पास गई और उसे आवाज़ देकर बोली, बेटी, रात के समय तुम इस वीराने में क्या कर रही हो? मेरी बात पर उसके शरीर में कुछ हलचल हुई। उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बहुत ही प्यारी सी मासूम सी बच्ची थी। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की और उससे उसकी इस हालात की वजह पूछने लगी। उस लड़की पर मुझे बहुत रहम आ रही थी, जो रात के इस समय अकेली कितनी सुनसान जगह पर बैठी हुई थी। मैंने उसे उसके घर वालों के बारे में पूछा तो वह रोते हुए बोलने लगी, मेरा नाम प्राची है, मैं गांव से संबंध रखती हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैंने हैरान होकर पूछा, फिर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें घर से क्यों निकाला? मेरी बात सुनकर वह और भी रोने लगी। कहने लगी कि मेरे माँ बाप एक बूढ़े आदमी से मेरी शादी कराना चाहते थे। मेरे पापा ने एक बूढ़े आदमी से कर्ज ले रखा था, जिसके बदले अब वह मेरा सौदा करना चाहते थे। मैंने अपने मम्मी पापा के पैर पकड़ लिए कि मुझे इस नर्क में मत धकेलो। मैं उस बूढ़े आदमी के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। इससे तो अच्छा आप मेरा गला दबा दें। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। उन्हें मेरे आंसुओं पर भी दया नहीं आई। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं जिद पर अड़ गई कि मैं उस बूढ़े से शादी नहीं करूंगी, तो फिर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वह लड़की अपने ऊपर बीते हुए अत्याचार और दर्द मुझे सुना रही थी और फिर आखिर में सिसकियां ले लेकर रोने लगी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और तसल्ली दी कि बेटा, भगवान तुम्हारे माँ बाप को अकल दे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाऊंगी और उनको समझा दूंगी कि हर समय एक सा नहीं रहता। ऐसे में अपनी बेटी की कुर्बानी मत दो, कोई दूसरा रास्ता निकालो। और फिर इस तरह जवान बेटी को घर से निकालना कोई हल नहीं, बल्कि और भी ज़्यादा मुसीबत को बुलावा देना होता है। रात ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए इस समय मैं उसे लेकर गांव नहीं जा सकती थी। मैंने प्राची का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बहन के घर ले आई। मेरी बहन ने उसके बारे में पूछा तो मैंने उसे प्राची की सुनाई हुई कहानी सुना दी थी। उस लड़की पर दुख भरी नज़र डालकर बोली, पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि दुनिया में ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो अपनी जवान बेटी को रात के समय घर से निकाल देते हैं। उन्हें अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं होता। मेरी बहन ने उस लड़की को दया भरी नज़रों से देखा। मेरी कोई बेटी नहीं थी। मुझे प्राची को देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पूरी रात हमने अपनी बहन के घर गुजारी। मेरी बहन ने मुझे और प्राची को खाना वाना खिलाया। खाना खाकर हम सो गए। अगली सुबह उसके बताए गए पते पर मैं उसे लेकर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा एक नौजवान लड़के ने खोला था। प्राची उसे देखते ही मेरे पीछे छुप गई। मैंने प्राची से पूछा, क्या यह लड़का तुम्हारा भाई है? तो प्राची ने ना में सिर हिला दिया। कहने लगी, मैं इस लड़के को नहीं जानती। फिर आगे बढ़कर उस लड़के से अपने माँ बाप के बारे में पूछने लगी। उस लड़के ने हमें बताया कि वह तो कल ही गांव छोड़कर जा चुके हैं। यह मकान हमने ख़रीद लिया है और अब से यह मकान हमारा है। उस लड़के की बात सुनकर प्राची अब और भी ज़्यादा दुखी हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी इस किस्मत की हेरा फेरी पर हैरान थी। आखिर भगवान को क्या मंजूर था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी प्यारी बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मैं अपने दिल में उसके माता पिता की गंदी सोच पर हैरान होती हुई प्राची को अपने घर ही ले आई। मैं उसे इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ सकती। यह मेरी ज़मीर ने गवारा नहीं किया। मैं उसे लेकर अपने घर आ गई। मेरे साथ प्राची को देखकर मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और उसने मुझसे सवालिया नज़रों से प्राची के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि फ़िलहाल तो यह लड़की हमारे साथ ही रहेगी। मेरे मुंह से इतना सुनना था कि उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया
और वह अपने छोटे से कमरे की तरफ जाने लगा। मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। मैंने प्राची को अपने कमरे में बिठाया और अंकित के कमरे में चली आई, जहाँ अंकित बहुत ही गुस्से से अपनी चीज़ें उलट पुलट कर रहा था। मैंने एक गहरी सांस भरी। मैं जानती थी कि अंकित को लड़कियों से पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा चिढ़ थी। अपने आप में रहने वाला इंसान था, लड़कियों से दूर भागता था। मैं अंकित के पास बैठ गई और उसे समझाने लगी। बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनकर अंकित ने कहा, मम्मी, यह लड़की कौन है जिसे आप हमारे घर ले आए हैं? मैंने उसकी बात सुनी और बोली, बेटा, वह बेसहारा लड़की है, उसके माँ बाप नहीं हैं, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। मेरी बात सुनकर अंकित उठकर खड़ा हो गया और जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह बोला कि मम्मी, आप बहुत भोली हैं। आपको क्या पता है कि दुनिया में कैसे कैसे धोखेबाज लोग रहते हैं? क्या पता यह लड़की फिर फ्रॉड हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगी? अभी तो हमारे हालात वैसे भी मुश्किल से गुजर रहे हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर घर का खर्चा चलता है। ऐसे में एक नई मुसीबत आपने लाकर सर पर बिठा दी। मैं किसी भी नई मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता। मैंने उसे समझाया कि बेटा, यह लड़की बहुत मासूम है, चेहरे से तो बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं लगती, और अगर कुछ गलत होगा तो देखा जाएगा, भगवान हमारे साथ है। मेरा बेटा तब भी नहीं मान रहा था। आखिर मैंने उसे अपनी कसम दी, तब जाकर उसने प्राची को घर में रहने की हामी भरी। अब मैं थोड़ा सुकून से थी कि कम से कम प्राची को एक सहारा मिल गया था। अगर वह ऐसे ही बेसहारा गलियों में घूमती रहती तो फिर उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। आज के समय में तो इंसान नहीं, भेड़ियाँ बसते हैं जो अकेली लड़की को नोच खाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे हालात में मैं उसे सड़क पर अकेला कैसे छोड़ सकती थी? जो कुछ भी होगा भगवान अच्छा ही करेगा, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का कुछ पता नहीं कब बदल जाए। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे थे। प्राची को मेरे पास आए 3 महीने हो गए थे। वह मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाती और मेरी खूब सेवा करती थी। मुझे तो जैसे भगवान ने एक बेटी दे दी थी। प्राची मुझे किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देती। रातों को उठकर मेरे पाँव दबाती। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कहती, अगर आप मुझे सहारा नहीं देती तो मैं कहाँ जाती? आप तो मेरी सब कुछ हैं। मैं आपकी जितनी सेवा करूं उतनी ही कम है। वह मेरा इतना ख्याल रखती कि कभी कभी तो मुझे अपने आप पर ही गर्व होने लगता कि पता नहीं मैंने कौन से ऐसे अच्छे काम किए थे जो मुझे भगवान ने प्राची के रूप में एक बेटी दे दी थी। प्राची मेरे घर में बहुत खुश थी। प्राची को खुश देखकर मैं भी खुश थी, लेकिन मैं अपने बेटे अंकित के लिए परेशान थी। वह प्राची से पहले की तरह चिढ़ता तो नहीं था, लेकिन प्राची फिर भी उसके सामने आने से बचती थी। बहुत ज़रूरी काम होता तभी उसके सामने जाती, नहीं तो अंकित के घर में आते ही वह इधर उधर हो जाती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि वह अंकित का डर अपने दिल से निकाल दे। अंकित मेरा बेटा है और बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन पता नहीं प्राची को क्या हो गया था कि वह अंकित के सामने से हमेशा बचती थी। उसके यहाँ आने के बाद मैंने एक चीज़ पर गौर किया था कि प्राची अब अंकित को बुरी नहीं लगती थी। मैंने अंकित की आंखों में अब प्राची के लिए प्यार देखी थी। वैसे तो मेरा बेटा लड़कियों से दूर भागता था और मेरे दिल को यही डर सताता था कि पता नहीं मेरा बेटा शादी भी करेगा या नहीं। अंकित मेरा इकलौता बेटा था। अगर वह शादी नहीं करता तो फिर मेरा तो पूरा वंश ही खत्म हो जाता, और फिर मेरे बाद तो मेरे बेटे का ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था। जब मैंने अंकित की आंखों में प्राची के लिए प्यार देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यही अच्छा मौका है अंकित को रास्ते पर लाने का। लेकिन मैं डायरेक्ट तो अंकित से बात नहीं कर सकती थी। अंकित के दिल का हाल जानने के लिए मैंने अपने मोहल्ले की एक रिश्ते कराने वाली से प्राची के रिश्ते की बात चलाने को कहा। उसने मेरे कहने के अनुसार मेरे घर प्राची का रिश्ते लेकर भेज दिया। रिश्ते वालों को प्राची पसंद आ गई थी। उन्होंने तो यह भी कहा कि हम अभी प्राची को अंगूठी पहना देते हैं और प्राची को अपनी बहू घोषित कर देते हैं, लेकिन मैंने ही उन लोगों को रोक दिया। अब लोग अगले हफ्ते आने का बोलकर चले गए। मैं अंकित के हाव भाव देखना चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं जब अंकित को प्राची के रिश्ते के बारे में बताऊंगी तो वह ज़रूर कुछ न कुछ रिएक्ट करेगा और फिर मैं अंकित के दिल का हाल जान पाऊंगी कि आखिर अंकित के मन में चल क्या रहा है। शाम को जब अंकित घर आया तो मैंने उससे कहा कि मैंने प्राची का रिश्ता तय कर दिया है। अगले हफ्ते वह प्राची उंगली में अंगूठी पहनाकर मंगनी की रस्म करना चाहते हैं। मेरी बात सुनकर अंकित का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा था। कहने लगा, मम्मी, एक बार तो आप मुझसे भी पूछ लेती। मुझसे पूछे बिना ही आपने प्राची का रिश्ता तय कैसे कर दिया? मैंने अनजान बनते हुए कहा, अंकित, तुमसे पूछने वाली क्या बात थी? तुम कोई उसके सगे रिश्तेदार तो नहीं हो कि तुमसे पूछना ज़रूरी था। मैंने प्राची को इस घर में सहारा दिया था
तुम भी प्राची की वजह से अपसेट हो गए थे। मैंने सोचा कि अब प्राची की शादी कर दूँ तो तुम भी थोड़ा खुद को रिलैक्स फील करोगे। मेरी बात सुनकर अंकित ने अपना सर झुका लिया। मैं उसकी अगली बात का इंतज़ार करने लगी और फिर अंकित ने बोल ही दिया, मम्मी मैं प्राची को पसंद करने लगा हूँ और प्राची से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात पर मैं उसे घूरने लगी और बनावटी गुस्से से बोली, नालायक, तू तो उस बच्ची से खैर खाता है तो अब कैसे शादी की बात कर रहा है। मैंने उसके सर पर हल्की सी चपेट लगाई। वह मेरे करीब खिसक आया और मेरे बनावटी गुस्से को नज़रअंदाज करके बोला कि मम्मी मैं प्राची से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा, मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। यह कहकर वो कमरे से निकल गया और मैं उसकी बातों पर मुस्कुराने लगी। अंकित तो मान गया था, लेकिन अब समस्या प्राची की रजामंदी की थी। मैं जानती थी कि प्राची मेरी बात पर इनकार नहीं कर सकती, लेकिन मैं यह भी जानती थी कि प्राची शुरू से ही अंकित से डरती आ रही है, तो फिर उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने के बारे में शायद वह सोच भी नहीं सकती। उसके लिए एक बड़ा फैसला होगा। सुबह नहा धोकर फ्रेश होने के बाद मैंने प्राची को अपने पास बिठाया और उसे समझाने लगी। मैंने कहा, प्राची, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मेरी बात सुनकर प्राची की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, आप तो मेरी भगवान हो, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने प्राची के हाथ अपने हाथों में थाम ली। मैंने कहा, प्राची, क्या तुम मेरे बेटे अंकित से शादी करोगी? मेरी बात सुनकर प्राची ने झटके से अपना सर ऊपर उठाया था। ऐसा लगा कि जैसे उसे करंट लगा हो। वह जल्दी से ना में सिर हिलाने लगी। प्राची शायद अभी डरी हुई थी। मैंने उसे समझाया कि अंकित बुरा नहीं है। लड़कियों से नफरत के पीछे एक बड़ी वजह और वह है उसकी बुआ। अपनी बुआ के गलत करतूतों की वजह से अंकित हर लड़के से नफरत करने लगा। उसकी बुआ ने बहुत बड़ा कांड किया था और जिसकी वजह से उसकी बुआ को ख़ानदान से निकाल दिया गया था, बस इसलिए औरत जात से चिढ़ने लगा था और लड़कियों से दूर रहता है। मेरी बातों से प्राची का दिल थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन वह अभी कुछ और डरी हुई थी। मैंने प्राची से वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, जो बात बात पर तुम्हें भला बुरा कहता था और नफरत से तुमसे बात करता था। अब तो तुमने खुद महसूस किया होगा कि अंकित बदल चुका है। वह तुमसे प्यार करने लगा है। मेरी बातों ने उसके दिल पर छाई धूल साफ कर दी थी। कहने लगी कि मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ, आप तो मेरे लिए भगवान समान हैं। आपने तो उस समय मेरा साथ दिया जब मेरे माँ बाप ने भी मुझे त्याग दिया था। प्राची की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी कि भगवान ने मुझे बहुत ही अच्छी बहू और बेटी दोनों ही दे दी थी। मैंने अंकित और प्राची की शादी तय कर दी और फिर प्राची और अंकित की शादी का दिन भी आ गया। दोनों की शादी मैंने धूमधाम से तो नहीं की, लेकिन बहुत ही खुशी से की थी। मोहल्ले के सारे घरों में मैंने दावत दी और उनको भी अपने घर की पहली खुशी में शामिल किया था। शादी के बाद अंकित ने प्राची का बहुत ध्यान रखा था। उसके खाने पीने का, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखा था। लेकिन यह एक बात अब मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी और वो थी प्राची की सेहत, क्योंकि प्राची की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। वह थोड़ा सा भी काम करती तो हाँफ जाती थी। मैंने हर नुस्खा आजमा लिया था, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि प्राची की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मेरी बहू बहुत खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी काली काली आंखें किसी को भी अपना दीवाना कर लेती, लेकिन अब उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे थे। अंकित मेरी प्राची से उम्र में थोड़ा ज़्यादा ज़रूर था, लेकिन वह प्राची का पूरा ख्याल रखता। मुझे याद है शादी का वह दिन जब मेरी बहू दुल्हन बनकर मेरे घर में आई थी। शादी से कुछ दिन पहले मैंने प्राची को अपने बहन के घर भेज दिया था और प्राची वहीं से दुल्हन बनकर मेरे घर आई थी। उस समय प्राची बहुत खुश थी। शादी के बाद मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन वह खामोश रहने लगी थी। जो काम करने को कहती बस खामोशी से कर देती, कुछ ज़्यादा बोलती नहीं थी, काम करती और चली जाती। मुझे अब उसकी चिंता सताने लगी थी। मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। बस उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती ही जा रही थी। अंकित उस दिन घर आया तो मैंने उससे प्राची की तबीयत के बारे में पूछा। साथ ही मैंने उसे बताया कि आज तो प्राची की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। वह अपने कमरे में सो रही थी। अंकित प्राची के कमरे में गया और उसे उठाकर बिठाया और बहुत ही प्यार से उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए उसे जगाने लगा। उस समय प्राची की हालात बहुत ख़राब हो रही थी। अंकित ने दराज से शीशी निकालकर शहद चटाया। मैं नोटिस कर रही थी कि शादी के दूसरे दिन से ही अंकित प्राची को शहद चटाता था और उसके बाद उसे छत पर भी ले जाता था। मैं बहुत हैरान होती और उससे पूछती, लेकिन वह कोई ना कोई बहाना बना देता था। मैंने भी सोचा था कि वह प्राची का पति है, प्राची से प्यार भी करता है, तो वह उसके साथ कुछ गलत तो करेगा नहीं। प्राची अब फिर से लेट गई थी। अंकित भी वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया था।
मैं कुछ देर वहीं प्राची के पास बैठी रही और फिर उठकर बाहर आ गई। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन मेरी बहू मेरे पास बैठी हुई थी कि अचानक बेहोश होकर एक तरफ को लुढ़क गई। उस समय अंकित घर पर मौजूद नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से अंकित को फ़ोन करके बुलाया। अंकित उसे लेकर हॉस्पिटल भागा। डॉक्टर ने प्राची का चेकअप किया और कहा कि दिमागी दबाव की वजह से बेहोश हो गई है। लगता है आपकी बहू दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर लेती है, इसलिए शायद बेहोश हो गई है। थोड़ी देर बाद प्राची को होश आ गया था। मेरा बेटा प्राची को घर ले आया। मैंने प्राची के लिए जूस बनाया और कमरे में लेकर चली आई। मैं कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा अंकित प्राची के गले में एक पीले रंग का धागा बांध रहा था। मैंने जूस का गिलास साइड टेबल पर रखा और उससे उस धागे के बारे में पूछने लगी। मैंने पूछा, अंकित तुम्हें प्राची को क्या पहना रहे हो? तो वह बोला, मम्मी देखो ना, प्राची आए दिन बीमार रहती है और कमज़ोर भी होती जा रही है, इसलिए मैं यह बहुत ही बड़े पंडित जी से यह धागा लेकर आया हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल कुछ खटक सा गया था। मुझे लगा कि जैसे अंकित मुझसे कुछ छुपा रहा हो, लेकिन मैंने कुछ और ज़्यादा बात नहीं की। मुझे लगा कि शायद अंकित मुझे कुछ नहीं बताएगा। बेकार में कुरेदने से कोई फ़ायदा नहीं था। मैं प्राची के सिरहाने बैठी उसका सर सहलाती रही। मैंने तमाम बुरे ख्यालों को अपने दिल से और दिमाग से निकाल दिया और प्राची की अच्छी सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करती रही। अगले दिन तक प्राची की तबीयत कुछ अच्छी हो गई थी। दोपहर के बाद मैं बाहर आई तो देखा अंकित दाल वाला शॉपर लेकर बाहर जा रहा था। यह अंकित का अब रूटीन बन गया था। वह हर मंगलवार को शादी के कुछ दिन बाद से ही दाल वाला शॉपर लेकर कहीं जाता था। मैं कई बार उससे पूछ चुकी थी कि अंकित तुम यह दाल लेकर कहाँ जाते हो? तो वह कहता कि मम्मी बस किसी को ज़रूरत है तो मैं ज़रूरतमंद की मदद करता हूँ। अंकित की ऐसी ही हरकतें मुझे सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। आज रविवार का दिन था। अंकित घर पर ही था। रात के समय मैं किचन से निकल रही थी कि मैंने देखा अंकित प्राची को लिए छत पर जा रहा था। मैंने छठी इंद्री ने मुझे कुछ गलत होने का इशारा किया। मैं भी फौरन उसके पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जैसे ही मैं छत पर पहुंची और जो सामने का दृश्य देखा तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे शरीर से जान खींच ली हो। अंकित ने प्राची को एक गोल घेरे के अंदर लिटा दिया था। लेकिन यह देखकर तो मैं और भी ज़्यादा कांप गई थी कि प्राची होश में नहीं थी, वह बेहोश थी। प्राची गोले घेरे के अंदर लेटी हुई थी। अंकित ने उसके माथे पर न जाने क्या क्या लपेट रखा था और उसके सामने बैठा हुआ बड़बड़ा रहा था। अंकित ने मन ही मन कुछ पढ़कर प्राची के ऊपर फूंका और देखते ही देखते प्राची का पूरा शरीर झटके खाने लगा था। यह सब देखकर जोर से मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख पर अंकित ने मेरी तरफ देखा तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कहा, सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैं उसके सामने आई और ज़ोर से एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। उस वक्त मुझे अंकित अपने होश में नहीं लग रहा था, अजीब पागल सा लग रहा था। फिर मैंने उसके बाद उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वह भी बिना कुछ बोले खड़ा रहा। मैंने उससे कहा, बेगैरत इंसान, यह सब तो क्या कर रहा था? तेरी हिम्मत कैसे हुई एक मासूम के साथ इतना घिनौना खेल खेलते हुए? हिम्मत कैसे हुई? अभी के अभी प्राची को ठीक कर, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। मेरे चेहरे से गुस्से की चिंगारियां निकल रही थी। मेरा पूरा शरीर गुस्से की वजह से कांप रहा था। मेरी हालात को देखते हुए अंकित ने प्राची पर कुछ पढ़कर फेंका और तभी प्राची का शरीर जो अब तक झटके खा रहा था एकदम शांत हो गया। मैंने अंकित को एकदम से हिला डाला। मैंने कहा, यह सब क्या है? अब ऐसे ही मुंह बंद किए खड़े रहेगा या मेरी बात का जवाब दोगे? मेरी बात सुनकर अब अंकित रोने लगा था। फिर उसने मुझे सारी बात बताई। मैं खामोशी से सुन रही थी। मैंने इस लड़की को देखा तो मुझे उसमें अजब सी कशिश महसूस हुई। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की उसके करीब जाने से, लेकिन मैं नाकाम रहा। मैं प्राची के साथ शादी से पहले ही रिश्ता कायम करना चाहता था, लेकिन मैं जब भी प्राची के साथ ये सब करने की कोशिश करता तो प्राची मुझसे दूर भागती और मुझे ऐसा करने से रोकती थी। एक दिन उसने मुझे धमकाया कि अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगी। तो उल्टा मैंने उसे धमकाया कि अगर तुम मेरी माँ को बताओगी तो उल्टा मैं अपनी माँ को कहूँगा कि यही लड़की मेरे ऊपर डोरी डालती है, मुझ पर गलत निगाह रखती है और जाहिर सी बात है वह मेरी माँ है, मेरे ऊपर विश्वास करेगी और अगर ऐसा हुआ तो वह तुम्हें घर से निकाल देगी। मेरी बात सुनकर प्राची डर गई थी। इस घर के अलावा उसका कोई सहारा नहीं था और वह इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप वो इस घर में पड़ी रही और मेरे खिलाफ उसने कोई आवाज़ नहीं निकाली। लेकिन अब भी मैं अपना मकसद पूरा करने में नाकाम था। वह मेरे हाथ नहीं आ रही थी, वह हमेशा मुझसे बचती रहती। मैंने भी सोच लिया था कि प्राची को हासिल करके ही रहूँगा और जब आपने मुझे बताया कि आपने प्राची की शादी तय कर दी है तो यह मेरी जिद ने गवारा नहीं किया।
मैंने सोच लिया था कि प्राची को हासिल करके ही रहूँगा, चाहे कैसे भी करूँ। और फिर मैंने प्राची से शादी करने की बात कही थी। मैंने सोच लिया था कि प्राची से शादी करने के बाद और उसे हासिल करने के बाद मैं उसे छोड़ दूँगा। और यही बात शादी की पहली रात की मैं अपने दोस्त से फ़ोन कर रहा था, लेकिन प्राची ने मेरी यह बात सुन ली थी और शादी की पहली रात प्राची ने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया। इस बार प्राची ने चालाकी की थी, मेरी आवाज़ उसने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी। जब मैंने प्राची को धमकाया तो कहने लगी कि अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं यह रिकॉर्डिंग तुम्हारी माँ को सुना दूंगी। और यहीं पर मैं कमज़ोर हो गया था। शादी के इतने महीने बाद भी मैं प्राची को पा नहीं सका था। प्राची मुझे समझाने की कोशिश करती थी, अब हमारी शादी हो चुकी है, मेरी खातिर ना सही तो अपनी माँ की खातिर भी इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाओ। लेकिन मुझे प्राची की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने तो जो सोच लिया था उसे पूरा करना ही मेरा मकसद था। लेकिन प्राची अब दिन ब दिन मेरे लिए ज़िद बनती जा रही थी। मैं चाहता तो प्राची को ज़बरदस्ती हासिल कर सकता था, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि प्राची खुद मुझे सौंपेगी और मैं उससे ऐसा करवा कर रहूँगा। और फिर मैंने एक बाबा की मदद ली। उस बाबा के बताए हुए सारे काम मैं करने लगा। वह शहद भी उन्हीं बाबा ने दिया था कि यह रोज़ अपनी पत्नी को चटाया करना, रोज़ मंगलवार को एक पैकेट डाल शमशान घाट में डाल दिया करना। मैं बाबा के बताए हुए सारे काम कर रहा था। यह सारे काम मुझे 40 दिन तक करने थे। 40 दिन के बाद प्राची खुद मेरे पैरों में गिरकर मुझे अपने आप को सौंप देती। लेकिन इससे पहले ही आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। अंकित के मुंह से यह भयानक सच्चाई सुनकर मेरा सर चकरा गया था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अंकित मेरा बेटा है। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो भगवान ने मुझे अंकित जैसी औलाद दी थी। इससे तो अच्छा था कि मैं बे औलाद ही रहती। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ अंकित के मुंह पर दे मारा। बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आई? जिस बेसहारा लड़की को तेरी माँ ने सहारा दिया, उसे अपनी बेटी बनाया, तेरी ज़िंदगी में शामिल किया, तूने उसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। अरे ऐसी बहू और पत्नी तो किस्मत वालों को मिलती है। इतना सब कुछ चुपचाप सहती रही और उसने मुंह नहीं खोला। वह तुझे लाइन पर लाने की कोशिश करती रही और तू उसे बर्बाद करने पर तुला रहा। प्राची को अब कुछ कुछ होश आने लगा था। मैंने प्राची का हाथ पकड़ा और उसे नीचे कमरे में ले आई, उसे बेड पर लिटाया और मैंने उससे रो रो कर माफ़ी मांगी। प्राची को समझ आ गया कि मुझे सच्चाई की पता चल चुकी है, तो वह भी अब मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने कहा, प्राची मुझे माफ़ कर दें बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मैं तेरी गुनहगार हूँ। प्राची ने मेरे जुड़े हुए हाथ थाम लिए और रोते हुए बोली, नहीं माँ जी, आपने मेरे साथ गलत नहीं किया, बल्कि मेरी किस्मत ने ही मेरे साथ गलत किया है। आपने तो मेरे साथ जो किया वह मेरी भलाई के लिए किया था। मैं आपको दोषी नहीं ठहरा सकती। मेरी किस्मत में ना माँ बाप का प्यार था और ना शादी के बाद पति का प्यार मिला, लेकिन भगवान ने आपके रूप में मुझे माँ दी है और मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं अंकित के सारे जुल्मों को सहती रही। मुझे उम्मीद थी कि शायद अंकित सही रास्ते पर आ जाएगा। मैं अंकित के पास गई, उसका हाथ पकड़कर भगवान के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैंने कहा, अंकित तुझे भगवान की सौगंध है, तू अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। जिस दिन तुझे लगे कि तू मेरे बहू के काबिल हो गया है, तो उस दिन तेरे लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। लेकिन तुझे भगवान की सौगंध है, बुरे ख्याल के साथ इस घर में दाखिल हुआ तो तुझ पर भगवान का कहर टूटेगा। जब तक प्राची के काबिल खुद को ना कर लें, इस घर में कदम मत रखना। अंकित सर झुकाए घर से निकल गया। अब घर में मैं और मेरी बेटी प्राची रहते हैं। हम दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा हैं। प्राची ने एक नौकरी कर ली है। धीरे धीरे उसकी सेहत ठीक होने लगी, खुश भी रहने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। कभी कभी सोचती हूँ क्या अंकित वापस इस घर में आएगा। दिल के किसी कोने में आवाज़ आती है कि वह मेरा बेटा है और मेरी परवरिश इतनी बुरी नहीं कि अंकित को सही राह पर ला सकूं। एक दिन अंकित ज़रूर वापस आएगा और मेरी प्राची की ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है और उस दिन का इंतज़ार है जब अंकित एक अच्छा पति और एक अच्छा बेटा बनकर इस घर में दाखिल होगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।